हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। अमेरिका के कमज़ोर होने के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हो रहे हैं। चीन और ईरान दोनों ने कहा है कि अमेरिका दुनिया भर में गड़बड़ी फैलाने वाला मुल्क है। ईरान के हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की तकनीक तैयार करने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को चुनौती देने के लिए गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया है। दूसरी तरफ सीरिया में अमरीकी छावनी पर रॉकेट हमले हुए हैं। इसी इलाके में 2 दिन पहले दाइश टेररिस्ट ने सीरिया के 23 फौजियों को कत्ल किया था। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में तख्ता पलट के बाद बिगड़ते हालात में भारत ने अपने शहरियों को वापस आने की सलाह दी है। नाइजर के लोग फ्रांस के खिलाफ और रूस की सपोर्ट में सड़कों पर हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चीन और ईरान का कहना है कि अमेरिका दुनिया को अस्थिर यानी इनस्टेबल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बीजिंग में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा है कि चीन के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों से साबित होता है कि आज की दुनिया में अमेरिका गड़बड़ी फैलाने की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। ताइवान के सिलसिले में चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया महीनों में तनावों में इजाफा हुआ है और ये तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यूनाइटेड नेशंस, यहाँ तक कि अमेरिका भी ताइवान को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं करता। चीन ताइवान के साथ हर किस्म के आज़ाद मुल्क के तौर पर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का मुखालिफ है। उसका कहना है कि ताइवान का दौरा या डिप्लोमेटिक ताल्लुकात से वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी होती है, जिससे ताइवान में अलगाववादी लोगों को नेगेटिव मैसेज मिलता है। चीन ने अमेरिका से मांग की थी कि वो ताइवान को हथियारों से लैस करना छोड़ दे। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में कहा है कि चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इस साल मार्च में कहा था कि चीन और सिंगापुर अब और भी अच्छे दोस्त हैं। इस मुलाकात में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिन लूंग ने कहा कि वो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाने में चीन के मजबूत इरादे और कोशिशों की तारीफ करते हैं और सिंगापुर दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को मजबूत करने और आपसी ताल्लुकात में नया मुस्तकबिल शुरू करने के लिए चीन के साथ काम करेगा। उधर एक सीनियर ईरानी कमांडर ने अमरीकी इल्ज़ामात को खारिज किया है कि ईरान फारस की खाड़ी के इलाके में गड़बड़ी फैला रहा है। उन्होंने वाशिंगटन को इलाके में गड़बड़ी की वजह बताते हुए उसे दुनिया के समंदरी डाकुओं का बॉस करार दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी फौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेकारची ने कहा है कि अमेरिका इस इलाके में गड़बड़ी फैला रहा है और इसके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहा है। फिर भी वो ईरान पर पड़ोस में गड़बड़ी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। अबुल फजल शेकारची ने कल कहा कि अमरीकियों ने हम पर गड़बड़ी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि फारस की खाड़ी इलाकाई मुल्कों का घर है। किसी को अमरीकियों से पूछना चाहिए कि आपका यहाँ क्या काम है। वो लंबी मुद्दत से चल रहे अमरीकी इल्ज़ामों का जिक्र कर रहे थे कि ईरान की इलाकाई सरगर्मियाँ इलाके को इनस्टेबल करती हैं। पिछले हफ्ते अमरीकी फ़ौज ने ऐलान किया था कि उसने जहाज़ों को ईरान की धमकियों और ज़ब्ती की कोशिशों से निजात दिलाने के लिए इलाके में 3000 से ज़्यादा फ़ौजियों को तैनात किया है। ईरानी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इस इलाके की ज़रूरतों में से एक सिक्योरिटी है और ईरान इस इलाके में सिक्योरिटी बहाल करने में सबसे आगे है और वो इसके लिए पैसा खर्च कर रहा है। ईरान का मकसद सिक्योरिटी कायम करना है, ना कि इनसिक्योरिटी। अमेरिका बिल्कुल उल्टी सिमत में है और उसका मकसद गड़बड़ी पैदा करना है। अमेरिका दुनिया के समंदरी डाकुओं का बॉस है, इसलिए इस समंदरी डकैती का मुकाबला करना ज़रूरी है और इसे गड़बड़ी पैदा करना नहीं कहा जा सकता। हमारे कदम गड़बड़ी पैदा करने के लिए नहीं है। यहाँ के मुल्कों को अमेरिका को समंदरी रास्तों को ख़तरे में डालने और इलाके में फ्री तिजारत में रुकावट डालने और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के फ़ायदों को कुर्बान करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जनरल शेकारची ने कहा कि सच्चाई यह है कि ईरान इलाकाई सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रहा है, जिसमें फारस की खाड़ी में नेवी की एक्सरसाइज करना भी शामिल है। इसी बीच लेबनान से बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने 2006 की इजराइल मुखालिफ जंग में मिली जीत की सालगिरह के मौके पर
नए गाइडेड मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया है। इसे इजराइल के लिए बड़ी चुनौती समझा जा रहा है। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को सटीक तौर से तबाह करने की सलाहियत रखता है। अल मनार टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कल फ्राइडे को सारुल्लाह नाम के इस जदीद हथियार को लॉन्च किया है। अल मनार ने गाइडेड मिसाइल सिस्टम के तजर्बे की वीडियो फुटेज जारी की है, जिसमें मिसाइल सिस्टम को शील्ड प्लेटेड ठिकानों को तबाह करते हुए देखा जा सकता है। इसमें मिसाइल लॉन्चर से लगातार 2 मिसाइल दागे जाते हैं, जिसके फौरन बाद एक साथ कई निशानों को तबाह होते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में इस नए सिस्टम की कुछ खूबियों का जिक्र किया गया है, जैसे कि ये कई निशानों पर एक साथ हमला करने और तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसे दिन और रात किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फायर किए जाने वाले मिसाइलों की स्पीड भी तेज़ है। इस सिस्टम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉर्नेट फिट हो सकते हैं। इसी वजह से ये जंग के मोर्चे पर तैनात दुश्मन के टैंकों को उड़ाने के लिए बेहतरीन हथियार साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को वार्निंग दी है कि वो उसकी जंग लड़ने की ताकत और जंग की तैयारी का इम्तहान न ले, क्योंकि उसके हथियारों में दर्जनों नए हथियार ऐसे हैं जो 2006 में मौजूद नहीं थे, जिनसे इजराइल के अंदर किसी भी ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। पिछले महीने ही इजराइल के अखबार मारिफ ने हिजबुल्लाह की बढ़ती फौजी ताकत पर चिंता जाहिर करते हुए होशियार किया था कि हिजबुल्लाह इजराइल के हवाई हमलों का मुकाबला करने की ताकत को मजबूत कर रहा है। अखबार का कहना था कि इजरायली फ़ौज हिजबुल्लाह के ज़रिए एयर डिफेंस सिस्टम में किए गए बड़े बदलाव पर फिक्रमंद नज़र आ रही है। इजराइल को इस बात की गहरी फिक्र है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 5 वर्षों में एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद को दोगुना कर दिया है और अब वो लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के हमलों की आज़ादी को महदूद करने की कोशिश में है। इसी बीच खबर है कि पूर्वी सीरिया में मौजूद अमरीकी फ़ौजी छावनी पर रॉकेटों से हमला हुआ है। रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट सीरिया के तेल से मालामाल इलाके देर ज़ोर पर गैर कानूनी कब्जा जमाए अमरीकी फ़ौज किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीरिया ने यूनाइटेड नेशंस में शिकायत कई बार दर्ज कराई है कि अमेरिका दाइश से मुकाबले का बहाना बनाकर सीरिया के उन इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा जमाए हुए है जहां तेल और गैस के भंडार हैं। खबर के मुताबिक आज सैटरडे सुबह सवेरे कुछ नामालूम लोगों ने पूर्वी सीरिया के देर ज़ोर इलाके में मौजूद कोर्निका गैस फील्ड पर रॉकेटों से हमला किया है। रॉकेट छावनी पर जाकर लगे हैं, जिसके बाद बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। इससे 2 दिन पहले देर ज़ोर में ही सीरिया की फौजियों की एक बस पर हमले में 23 फौजियों को मारने के लिए दाइश टेररिस्ट ने जिम्मेदारी ली है। दिलचस्प बात यह है कि जहां अमरीकी फ़ौज हैं वहीं दाइश टेररिस्ट भी मौजूद हैं। लंदन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया के पूर्वी हिस्से में एक फौजी बस पर हुए हमले में कम से कम 23 सीरियाई सरकार के फौजी मारे गए, जिसका इल्ज़ाम ISIS यानी दाइश पर लगाया गया है। अल अरेबिया के मुताबिक दाइश जो उन मुल्कों में स्लीपर सेल बाकी रखे हुए है जहां कभी उसने काफ़ी बड़े इलाकों पर कब्जा किया हुआ था, ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। 2019 में सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाके का आखिरी हिस्सा खोने के बावजूद दाइश ने बड़े सीरियाई रेगिस्तान में ठिकाने बना रखे हैं, जहां से वो घात लगाकर और हिट एंड रन हमलों को अंजाम देता है। इसी बीच भारत ने नाइजर और वेस्ट अफ्रीकी मुल्कों में बढ़ते तनाव और गड़बड़ी को देखते हुए अपने शहरियों को फौरन नाइजर छोड़ने का मशवरा दिया है। नाइजर में 26 जुलाई को फौजी तख्तापलट होने के बाद हालात लगातार ख़राब हैं। इस वक्त तकरीबन 250 भारतीय नाइजर में रहते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत नाइजर में होने वाले वाक़यात पर करीब से नज़र रखे हुए है। मौजूदा हालात में जिन भारतीय शहरियों के लिए वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द मुल्क छोड़ने की सलाह दी जाती है। उन सभी भारतीय शहरियों को जिन्होंने नियामी में इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, उन्हें फ़ौरन ऐसा करने की सलाह दी जाती है। आपको बता दूं कि नाइजर और वेस्टर्न अफ्रीकी मुल्कों में तनाव जंग की दहलीज तक पहुंच चुका है। नाइजर ने वेस्ट अफ्रीकी मुल्कों से साफ कह दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने अपने फ़ौजी भेजे तो नज़रबंद प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजून और उन सभी गैर मुल्की फ़ौजियों को मार दिया जाएगा। इसी बीच नाइजर में यूरोपियन मुल्कों के ज़रिए बरसों से जारी फ़ौजी दखल अंदाजी के ख़िलाफ़ हज़ारों लोगों ने नाइजर में एक फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे को घेर लिया है।
कल राजधानी नियामी के बाहरी इलाके में फ्रांस के फौजी अड्डे के पास प्रोटेस्ट करने वालों ने फ्रांस मुर्दाबाद और इकोवास मुर्दाबाद के नारे लगाए। वेस्ट अफ्रीकन मुल्कों के संगठन को इकोवास कहा जाता है, जिन्होंने नाइजर में फौजी हमले की धमकी दी हुई है। आपने देखा कि दुनिया भर में यूक्रेन जंग के बाद बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। अब अमेरिका की कमजोरी सभी महसूस कर रहे हैं। चीन और ईरान दोनों ने अमेरिका को दुनिया भर में गड़बड़ी का जिम्मेदार ठहराया है। सीरिया में भी अमेरिकी फौजियों के खिलाफ हमला हुआ है। सीरिया में अमेरिका और दाइश टेररिस्ट के बीच रिश्ते साफ नजर आ रहे हैं। उधर नाइजर में फ्रांस और अमेरिका का खेल साफ नजर आ रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।